हेलो एवरीवन। तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि देश के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन लाया गया है। अब ये रेजोल्यूशन क्यों लाया गया है, क्या ये रेजोल्यूशन पास हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम देखें तो जो करंट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का बजट सेशन, वो ख़त्म हो जाएगा 20 दिसंबर को। और किस तरह से रिमूव किया जाता है, यानी पूरा प्रोसीजर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे सबसे पहली बात तो ये है कि मैटर क्या है। ये केमिस्ट्री वाला मैटर नहीं है, ये जो राज्यसभा में मैटर हुआ है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब होता क्या है कि हमें पता है आर्टिकल नंबर 64 और आर्टिकल नंबर 89 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, यानी चेयरमैन होते हैं। और जो चेयरमैन होते हैं वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी कि हाउस को प्रिसाइड करते हैं। अब हाउस को प्रिसाइड करते वक्त इंडिया गठबंधन यानी कि जो मेन अपोजिशन है उसने ये एक्विजिशंस लगाए हैं करंट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राज्यसभा के जो हमारे चेयरमैन हैं कि वो पार्टीशन करते हैं, यानी कि बीजेपी को फेवर करते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो हमारा दोनों हाउसेज में लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स अपने उनके जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से चलती है। तो रूल नंबर जो 267 है राज्यसभा का, वो अलाउ करता है किसी भी मेंबर को, अगर ये एक्सेप्ट कर लिया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, तो जो भी डिस्कशन चल रहे हैं उनको बंद करके किसी अर्जेंट मैटर पे डिस्कशन होगा। ये कोई भी मेंबर इनिशिएट कर सकता है रूल नंबर 267 के अकॉर्डिंग। अगर उसने रेज किया, सबसे पहले वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा और अगर उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे तुरंत, जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस पर डिस्कशन होगा। अब ऑपोजिशन का कहना है कि उसने ये बैक टू बैक ना जाने कितनी बार रूल 267 के तहत अपने अर्जेंट मैटर को, जिसमें कि काफ़ी सारे मैटर्स हैं, जैसे अदानी जी का मुद्दा हो गया, मणिपुर का मुद्दा हो गया, तो इन सारे मुद्दों पे बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती, बिकॉज धनखड़ जी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो बीजेपी अगर कुछ किसी चीज़ पे टिप्पणी करती है, जैसे भी जॉर्ज सोरोस वाले मामले में, जॉर्ज सोरोस जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यूएस का एक बिलियनर है। तो बीजेपी का यह कहना है कि ये बंदा कांग्रेस का यूज़ करके कंट्री को डिस्टेबलाइज कर रहा है, करना चाहता है। इसी का रोल मणिपुर में भी और इसी का रोल और भी बाकी पार्ट्स में ये डिस्टेबलाइजेशन करना चाहता है, बिकॉज पहले भी ये ऐसे डिस्टेबलाइजेशन बाकी कंट्रीज़ में भी कर चुका है। अब हुआ क्या कि जब ये बात जेपी नड्डा जी, जो कि लीडर ऑफ हाउस हैं राज्यसभा के, जब उन्होंने ये बात रखी तो एक्चुअल में उन्होंने सोनिया गांधी जी पे एक्यूजेशंस लगाए कि ये मतलब उनकी मिली भगत चल रही है, जॉर्ज सोरोस और उनकी। तो मल्लिकार्जुन जी खड़गे हैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राज्यसभा में, तो उन्होंने जब बोलना चाहा तो वाइस प्रेसिडेंट ने उनको बिठा दिया, यानी कि बोलने नहीं दिया। और जब भी कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं कि मैटर विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। तो ये एक्विजिशंस हैं जो ऑपोजिशन थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि यहाँ पर 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नोटिस दिया, जिसमें कि मतलब एग्जैक्ट तो 70 नहीं है, बोला जा रहा है कहीं पे 60 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ मोर देन 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि राज्यसभा के, जिन्होंने ये नोटिस साइन करके दिया, जिसमें कि कांग्रेस, सपा और जो तृणमूल कांग्रेस है उन सबके यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और ये जयराम रमेश जो है कांग्रेस के, उन्होंने दिया किसको, ये पीसी मोदी कौन है? पीसी मोदी हैं राज्यसभा के सेक्रेटरी, ही इज़ द सेक्रेटरी ऑफ राज्यसभा। तो अब है क्या, पूरा हम प्रोसीजर समझते हैं कि किस तरह से राज्यसभा के चेयरमैन को हटाया जा सकता है। तो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी रिमूव्ड इफ ही और शी इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी उनका रिमूवल तभी हो सकता है जब उनको उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। अब उपराष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 67 क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल। अब ये है क्या, मैं आपको पूरा समझाता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करिए, एंड दैट इज कि 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 10 दिसंबर को नोटिस दिया गया था, ठीक है। एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज़ बिन गिवन टू ऑफ द इंटेंशन टू मूव द रेजोल्यूशन, यानी कि 14 दिन पहले आप नोटिस देंगे जो अभी दिया गया है, उसके बाद रेजोल्यूशन मूव करेंगे। और रेजोल्यूशन इस तरह से मूव होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब खुद सोचिए कि 20 दिसंबर को जो हमारा करंट सेशन चल रहा है, विच इज़ द विंटर सेशन, हमें पता है कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में। एक तो बजट सत्र होता है जो सबसे पहले होता है, देन समर सेशन एंड देन समर सेशन बोल रहा हूँ, मानसून सेशन और विंटर सेशन। समर सेशन करके कोई सेशन नहीं होता है, ठीक है। और 2 सेशन के बीच में का जो गैप होता है वो मैक्सिमम 6 महीने का हो सकता है। तो खैर अब यहाँ से अगर हम देखें 14 डेज कैलकुलेट करें तो बहुत ही लीस्ट चांसेस है कि यहाँ पे रेजोल्यूशन आ भी पाएगा। खैर नोटिस ये आया है, ये पहली बार है हमारे देश के इतिहास में जब से हम इंडिपेंडेंस हुए हैं तब से। बट हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया किस तरह से जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो रेजोल्यूशन है
वो सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, अनलाइक प्रेसिडेंट को अगर हटाना होता है देश के राष्ट्रपति को, तो लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है, लेकिन उसके अभी हम प्रेसिडेंट को डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही आ सकता है, इनिशिएट हो सकता है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि लोकसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है, लेकिन पहले राज्यसभा में इनिशिएट होगा। 14 दिन का आपको नोटिस देना होगा, ठीक है। द रेजोल्यूशन मस्ट बी साइन बाई एटलीस्ट बाई 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स, और उसके बाद नोटिस पीरियड जैसे मैंने बताया 14 दिन का होता है। वो सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सेक्रेटरी जनरल को आपको नोटिस देना होता है, कितने लोगों को साइन करना होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो रेजोल्यूशन आता है, जैसे भी नोटिस दिया गया 14 दिन का एक बफर टाइम है, ठीक है, जिसमें कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है, उसके बाद ही आप रेजोल्यूशन मूव कर सकते हो। तो जब ये रेजोल्यूशन आएगा इनके रिमूवल का, वाइस प्रेसिडेंट का, अभी तो सिर्फ नोटिस दिया गया है, तो जब रेजोल्यूशन आएगा तो राज्यसभा को पहले तो इसको इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पास करना होगा। अभी इफेक्टिव मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी भी होती है, स्पेशल मेजोरिटी भी होती है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, और इफेक्टिव मेजोरिटी भी होती है। तो हम इफेक्टिव मेजोरिटी को यहाँ पे समझते हैं और आगे हम सिंपल को समझेंगे। इफेक्टिव प्रभावी का मतलब ये होता है कि ऑल द देन मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग दी वेकेंट सीट्स, जैसे कि राज्यसभा की मैक्सिमम मेंबरशिप तो हमें पता है 250 मेंबर्स की हो सकती है, लेकिन करंट कितनी है 245। इसका मेजोरिटी नहीं, देखो मेजोरिटी का मतलब हमेशा होता है कि बाई 2+1, आप बाई 2 कर दो यानी 2 से भाग कर दो उसको और 1 जोड़ दो, लेकिन इसमें आपको डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, इसमें जितनी वैकेंसीज हैं उसको आपको हटा देना है। ये होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव का मतलब यही है कि आप जो वैकेंसीज हैं उनको हटा दीजिए। तो 245 में मान लेते हैं कि 6 सीटें वैकेंट है, तो 213, कुछ भी एग्जाम्पल है ये मैंने लिया है, तो 245 में आप 6 हटा देंगे 239। आप डिवाइड बाई 2+1 करेंगे तो रफली, वैसे तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन उसमें +1 करके रफली 120 मेंबर्स के समथिंग ये आएगा, यानी कि 120 मेंबर्स अगर एग्री करेंगे राज्यसभा में तब ये राज्यसभा से पास होगा। दैट डजंट मीन कि वाइस प्रेसिडेंट हट गया, राज्यसभा का चेयरमैन हट गया, अभी भी नहीं। अब ये जाएगा लोकसभा के पास, लोकसभा को इसको अप्रूवल देना होगा, और अप्रूवल किस तरह से देना होगा, यहाँ पर किस तरह की मेजोरिटी चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 550 मेंबरशिप होती है मैक्सिमम की, लोकसभा की 550 मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, लेकिन है कितनी अभी 543 है अभी। मान लेते हैं कि आज 43 लोग प्रेजेंट नहीं है, मतलब एब्सेंट नहीं है, तो 500 लोग हो गए। अब इन 500 लोगों में से मान लेते हैं 50 लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो बैकआउट कर गए, वो हिस्सा ही नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कैंटीन में अपना समोसा वोसा खा रहा हूँ मान लो, ठीक है। तो 450 बचे। अब 450 का डिवाइड बाई 2+1, मेजोरिटी का मतलब ही यही होता है डिवाइड बाई 2+1, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2+1 किसका हो रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। यहाँ पर मेंबरशिप का अगर मान लो कि 500 में, ठीक है 543, इसमें सिर्फ 250 लोग ही आए और सिर्फ 150 लोग ही प्रेजेंट एंड वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका डिवाइड बाई 2+1, यानी सबसे आसान तरह की मेजोरिटी होती है जो आराम से मिल जाती है। तो राज्यसभा में चाहिए इफेक्टिव यानी प्रभावी, और यहाँ पर चाहिए सिंपल यानी साधारण बहुमत यानी मेजोरिटी, और अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो हटा दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई ग्राउंड भी मेंशन रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि इस जैसे कि प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं तो उसको वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में हटाया जा सकता है, संविधान का अगर उल्लंघन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए देयर इज़ नो ग्राउंड फॉर रिमूवल, ठीक है, देयर इज़ नो ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का है वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जजेस का है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कुछ नहीं है, ठीक है। इफ द रेजोल्यूशन इज पास इन बोथ द हाउसेज वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड। बट यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, दैट इज आर्टिकल नंबर 92 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बोलता है कि द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाले रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन होगा, चल रहा होगा हाउस में, उस पर वोटिंग हो रही होगी, डिस्कशंस हो रहे होंगे, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट, वो उस गद्दी में, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की गद्दी होती है जहाँ पर अभी करंट हमारे जगदीप धनखड़ जी बैठते हैं, वहाँ पर वो नहीं बैठ सकते हैं। वो हाँ, वो सेशन की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने रिमूवल के रेजोल्यूशन में अपनी सफाई दे सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, नो वोटिंग। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों ने मेरे से पॉलिटी पढ़ा उन्हें पता है ना कि हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 100 के तहत पढ़ा है कि किस तरह से वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, और वोटिंग 2 तरह की होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होती है एक, ठीक है,
वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होती है, और एक होता है जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट होता है डिसाइडिंग वोट। जब वोट इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में कास्टिंग वोट डाला जाता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा का भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर डालता है, राज्यसभा का भी डालता है, जब लेकिन तभी डालता है जब इक्वालिटी ऑफ वोट होता है तभी। फर्स्ट इंस्टेंस पे जो नॉर्मल वोटिंग होती है, तो होता क्या है ना, क्योंकि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जैसे ओम बिरला हैं, वो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ जी, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं। इसलिए जब उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो प्रिसाइड तो कर ही नहीं सकते हैं। लोकसभा में भी सेम है कि उस समय यहाँ पर आई थिंक मैंने स्पीकर डिप्टी स्पीकर लिख दिया, यहाँ पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो लोकसभा में होते हैं, और उसका आर्टिकल 96 है, यहाँ पर 92 है। वो लोग तो वोट कर सकते हैं, कब? फर्स्ट इंस्टेंस पे। वैसे तो नॉर्मली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कास्टिंग वोट डालता है, लेकिन जब रिमूवल का रेजोल्यूशन चलता है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोग जो हैं वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट कर सकते हैं, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो तो कोई भी वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं है हाउस के। वो बोल सकते हैं, प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 92, ध्यान रखिएगा कि ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जब इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन हाउस में चल रहा होगा तब। क्या धनखड़ जी रिमूव होंगे? द आंसर इज हाईली अनलाइकली। तो फिर लाया क्यों है ऑपोजिशन? एज अ सिंबलिक फाइट, दिखाने के लिए कि भाई हमारी मांगे या फिर जो हम जिन मुद्दों पे चर्चा चाहते हैं उस मुद्दों पे चर्चा हो नहीं रही राज्यसभा में। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पार्टीसन तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं बीजेपी को, अपनी पार्टी को, मतलब इस तरह से वो इस चीज़ को दिखाना चाहते हैं। क्योंकि पहली बार, कुछ टाइम पहले भी जब आपने देखा होगा, राज्यसभा की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं मैडम जया बच्चन जी, तो थोड़ी उनकी नोकझोंक हो गई थी उस समय वाइस प्रेसिडेंट यानी हमारे राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी से। तो उस समय भी रेजोल्यूशन मतलब इनिशिएट किया जाना था, लेकिन फिर उन्होंने गिव अप कर दिया ऑपोजिशन ने। लेकिन अब इस बार उन्होंने गिव अप नहीं किया और ये ले आए वो नोटिस एटलीस्ट। बिकॉज हाईली अनलाइकली इसलिए बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए कि जब हाउस को प्रोरोग किया जाता है, जो हमारा भी सेशन चल रहा है, तो सेशन जब खत्म होता है तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, ठीक है। तो जब हाउस का प्रोरोगेशन होता है, फिर प्रोरोग किया जाता है, तो जो पेंडिंग नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं। पेंडिंग जो नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं प्रोरोगेशन के टाइम पे। बिल लैप्स नहीं करते हैं, बिल लैप्स नहीं करते हैं, बट नोटिस लैप्स कर जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी जो नोटिस होते हैं वो लैप्स कर जाते हैं हमारे, ठीक है। तो आप यहाँ पर नंबर्स देख सकते हैं। करंट राज्यसभा में 245 मेंबर, ठीक है, मेंबरशिप है, जिसमें कि एनडीए 125, ठीक है, और ऑपोजिशन का आप देख सकते हैं 112 और अदर्स 24 हैं। वहीं लोकसभा में बात करें, क्योंकि लोकसभा में भी चाहिए, तो लोकसभा में तो बहुमत है ना। अगर हम देखें अभी तो एनडीए के पास 293 सीट्स हैं और ऑपोजिशन के पास 249। तो बहुत हाईली अनलाइकली है कि अगर पास भी करवाना होगा रेजोल्यूशन तो भी वो पास हो नहीं पाएगा दोनों से, बट काइंड ऑफ सिंबलिक फाइट है ये। क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज़ व्हेन डिड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा टुक प्लेस? राज्यसभा की पहली सिटिंग कब हुई थी? और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे कि आपने पिछले वाला जो वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि हम लोगों ने अतुल सुभाष जी का केस डिस्कस किया था, और अभी अगला जो वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उस पर ज़रूर करूँगा। दैट इज़ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 8 पॉइंटर्स दिए हैं कि अगर एलिमनी को डिसाइड करने के लिए कि अगर डाइवोर्स होता है तो कितना एलिमनी हस्बैंड को वाइफ को देना होगा, उसको लेके 8 पॉइंटर अभी दिए हैं रिसेंटली। तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। Thank you.